हेलो एवरीवन, मैं नेहा शर्मा टी मनीष वर्मा से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो के अंदर हम आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जेनर फिक्शन को पढ़ने वाले हैं। ये सब्जेक्ट आप लोगों का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो के अंदर इस सब्जेक्ट से कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हम उसको करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैंने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर अप किया है, सो आप एंड तक जरूर इस वीडियो को देखना। सबसे पहले अगर हम हमारे सिलेबस को देखते हैं, वी हैव 3 यूनिट्स। यूनिट फर्स्ट है शेरलॉक होल्म्स की, जिसमें हमें पढ़ना है द साइन ऑफ द फोर। यूनिट 2 में हमें काजुओ इशिगोरो की नेवर लेट मी गो को पढ़ना है। यूनिट 3 में आपके 2 पार्ट्स हैं, इसमें इब्ने सफी, हाउस ऑफ फेयर और मधुलिका लिडल की क्रिम्सन सिटी को पढ़ना है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ समरी ऑफ द नोवेल शेरलॉक होल्म्स द साइन ऑफ द फोर बाय कैनन डॉयल। इसी के और में ऑप्शन है राइट अ नोट ऑन द आगरा ट्रेजर इन कॉनन डॉयल्स नॉवल द साइन ऑफ द फोर। तो सबसे पहले अगर हम इंट्रो की बात करते हैं तो द साइन ऑफ द फोर एक डिटेक्टिव नॉवल है जिसे रिटन किया था सर आर्थर कैनन डॉयल ने। ये एक फेमस डिटेक्टिव शेरलॉक होल्म्स की नॉवल है जिसमें डिटेक्टिव कौन होता है, जिस हिंदी में जासूस। इसे फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1890 में। ये जो कहानी है काफी ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है। इसमें बताया जाता है कि जो होम्स हैं और डॉक्टर जॉन वॉटसन है, इनके बारे में बताया जाता है क्योंकि ये चोरी करते हैं। फिर एक इन दोनों के बीच एक सीक्रेट पैक्ट होता है, यानी कि एक संधि होती है जो गुप्त संधि जिसे हम कहते हैं। फिर काफी ज्यादा इवेंट से रिलेटेड है। इसके साथ साथ इंडियन रेबेलियन जो 1857 का वॉर हुआ था उसकी भी कुछ कहानियां इसमें। तो टोटली हम कह सकते हैं थोड़ी सी ट्रेजररी सीक्रेटरी स्टोरी है, या आप कह सकते हो नॉवल है जिसमें जो स्टोरी का प्लॉट है बहुत इंटीग्रेट किया गया है, कैरेक्टर्स को इंगेज दिखाया गया है। समरी की अगर हम बात करते हैं द साइन ऑफ फोर की, देखो सर ऑथर कॉनन डॉयल की जो द साइन ऑफ द फोर है, इसमें शर्लक होम्स और डॉक्टर जॉन वॉटसन के पास मैरी मॉर्स्टर नाम की एक महिला आती है और वो होम्स से एक मदद मांगती है। और क्या मदद मांगती है कि सालों पहले उसके पिता जो थे वो गायब हो गए थे बहुत साल पहले, तो उनको ढूंढने के लिए मदद मांगती है। मैरी हैज बीन रिसीविंग एनोनिमस वैल्यूएबल पर्ल्स एनुअली फॉर द पास्ट 6 years एंड शी हैज बीन इनवाइटेड टू मीट द सेंडर टू लर्न मोर अबाउट हर फादर फेथ। तो मैरी को पिछले 6 वर्षों से हर साल पता नहीं कौन भेज रहा था, लेकिन मूल्यवान जो मोती होते हैं, जो पल्स होते हैं, वो उसे मिल रहे थे, डायमंड वगैरह जिसे हम कहते हैं। तो वो क्या करती है, जो उसे भेज रहा था उसे इनवाइट करती है ताकि उससे वो अपने फादर के बारे में ज्यादा जान सके। लेकिन वो ये सोच रही है कि जब ये मुलाकात हो रही है तो उसे प्रोटेक्शन चाहिए, इसीलिए वो होल्म्स और वॉटसन को भी बुलाती है। जो होल्म्स होता है वो केयरफुली इन्वेस्टिगेट करता है पूरे केस को, और जो भी इवेंट्स है उसे समझने की जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो भी घटनाएं होती हैं, उसकी सावधानी पूर्वक जांच करता है। एंड टोल्ड मैरी डू यू नो समथिंग एल्स विच विल हेल्प इन द सोल्विंग दिस केस। और वो मैरी से ये भी कहता है कि तुम्हें अगर कुछ पता है तो हमें बताओ, जिससे हमें इस केस को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। आफ्टर अ लॉट ऑफ सर्चिंग मैरी फाउंड अ लेटर ऑन हर फादर डेस्क कंटेनिंग द नेम ऑफ 4 people, जॉनथन स्मॉल, मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान एंड दोस्त अकबर। तो उसने बहुत सर्च किया और फाइनली उसे एक लेटर मिला अपने पिताजी की डेस्क से, जिस लेटर के ऊपर 4 नाम लिखे हुए थे, जोनाथन स्मॉल, मोहम्मद सिंह, अब्दुल्ला खान और दोस्त अकबर। द नेम्स आर लिंक्ड टू अ टेल ऑफ ट्रेजरी थेफ्ट एंड अ वैल्यूएबल ट्रेजर एक्यूमुलेटेड ड्यूरिंग द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857। और जो ये चारों नाम थे वो किससे जुड़े हुए थे? ट्रेजरी मतलब होता है जैसे हम विश्वासघात करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी का भरोसा तोड़ते हैं। तो ये चारों नाम विश्वासघात हो गया, चोरी हो गए, और जो 1857 का भारतीय विद्रोह हुआ था उससे जुड़े हुए थे। होल्म्स कनेक्ट कैप्टन मॉर्स्टन डिसअपियरेंस टू द आगरा ट्रेजर, अ हॉर्ड ऑफ वैल्यूएबल ज्वेल्स स्टोलन ड्यूरिंग द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857। अब होम्स क्या करता है, वो कैप्टन मार्स्टन के लापता होने को आगरा का जो खजाना था उससे जोड़ता है, जो कि गायब हुआ था 1857 के विद्रोह के दौरान। और जब ये गायब हुआ था तो इस ट्रेजर में काफी ज्यादा बहुमूल्य रत्न थे। The treasure was contentious issue among several involved parties, including 4 individuals who originally stole it and made a pact to share it. जो ये ट्रेजर था, जो ये भंडार था, ये बहुत सारे लोगों के बीच विवाद का मुद्दा बना हुआ था। इसमें 4 व्यक्ति शामिल थे जिन्होंने इसे चुराया था और फिर इसे आपस में बांटने के लिए एक समझौता भी किया था। इसके अलावा द नैरेटिव इंट्रोड्यूस थदियस शेल्टो, द सन ऑफ मेजर शॉल्टो, वन ऑफ द मैन इन्वॉल्व इन द ट्रेजर थेफ्ट। मेजर शॉल्टो डाइड mysteriously after receiving a warning note about the treasure. Thaddeus Sholto reveals that he and his late brother had inherited a part of the treasure and have been anonymously sending pearls to Mary as a sign of goodwill. तो क्या करते हैं कथा में, मतलब नरेशन में आगे दिखाते हैं कि मेजर शॉल्टो के बेटे थदियस शेल्टो इसमें आए हैं। जो खजाने की चोरी में जो शामिल लोग थे उनमें से ये एक थे।
फिर बताया गया है कि जो मेजर शेल्टो थे उनकी जो डेथ हुई थी बहुत मिस्टीरियसली हो गई थी जब उन्हें एक वार्निंग नोट मिला था खजाने के बारे में, यानी कि ट्रेजर के बारे में। उसके बाद जो थेदियस शोल्टो वो रिवील करता है, वो खुलासा करता है कि उन्हें और उनके लेट ब्रदर, यानी कि जो ब्रदर अब उनके है नहीं, जिस भाई की डेथ हो गई है, ये और इनके वो दिग्वंत भाई, उनको खजाना जो है वो विरासत में मिला था। इनहेरिटेड मतलब कि वो उन्हें विरासत में मिला था, और वो फिर गुमनाम से एक मतलब सिंपैथी की तरीके से जो मैरी है उसे भेजते रहे उसके अच्छे के लिए। थ्रू अ कन्वॉल्टेड सीरीज ऑफ इवेंट एंड रिविलेशन, होम्स एंड वॉटसन फाइंड देमसेल्फ entangled with Jonathan Small, one of the original thieves. Small, driven by greed, ruthlessness, and a desperate need for revenge against those who betrayed him, is determined to claim the treasure for himself. आगे पता चलता है कि बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे खुलासे होते हैं, और होम्स और वॉटसन खुद को जो जॉनथन स्मॉल है उसके साथ उलझता हुआ पाते हैं। वो देखते हैं कि ये लालच, ये निर्दयता, ये विश्वासघात करने वाले लोगों से बदला लेने की सख्त जरूरत होती है ताकि वो आगे से कभी भी कोई ऐसा मतलब ना करे और ऐसे किसी भी खजाने पर क्लेम ना करे। द क्लाइमेक्स अनफोल्ड्स ऑन द थेम्स रिवर वेयर अ डेडली कन्फ्रंटेशन अकर्स बिटवीन होम्स, वॉटसन, स्मॉल एंड हिज accomplices. Small pursuit of the treasure ends tragically, resulting in his capture and the recovery of the treasure, which is eventually surrendered to the authorities. अब इसमें एंड में क्या बताया गया है कि क्लाइमेक्स जो था वो टेम्स नदी पर सामने आता है, जहाँ पर एक अलग सी बहुत जानलेवा सी घटना होती है। होम्स, वॉटसन और स्मॉल और उसके साथियों के बीच टकराव होता है। जो खजाने की तलाश कर रहा होता है स्मॉल, वो क्या करता है, खजाने की तलाश में वो काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है पर वो समाप्त हो चुका होता है, और एट द एंड उसे पकड़ लिया जाता है और उससे खजाना जो होता है वो ले लिया जाता है और फिर बाद में अधिकारियों को सौंप दिया जाता है। द टेल कंक्लूड्स विद रिसोल्यूशन फॉर मैनी मोटसन एंड वॉटसन। मैरी डिस्कवर दैट द ट्रेजर राइटफुली बिलोंग्स टू हर एंड वॉटसन एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग फॉर हर। मीनवाइल होम्स एबल द एनिग्मेटिक डिटेक्टिव रिमेन फोकस्ड ऑन हिज वर्क डिड्यूसिंग एंड सॉल्विंग मिस्ट्रीज। तो एंड में कहानी मैरी, मोटसन और वॉटसन के जो ये लोग संकल्प लेते हैं आपस में, इसके साथ खत्म होती है। मैरी को बाद में पता चलता है कि सही मायने में जो ये खजाना है वो उसी का है। उसके बाद वो वॉटसन को अपनी भावनाएं बताती है, सॉरी जो वॉटसन होता है वो मैरी को अपनी भावनाएं बताता है, और इसी बीच जो होम्स होता है वो अपने इन्हीं कामों में लगा रहता है, इन्हीं मिस्ट्रीज को सॉल्व करता रहता है। अगर द आगरा ट्रेजर की बात करें तो ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो जो ऑर्थर कॉनन डॉयल है, द साइन ऑफ द फोर में वो आगरा के खजाने की एक बात करते हैं, और ये आगरे का खजाना वहां पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें क्या है कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ उसके दौरान बहुत सारे जो गहने, धन वगैरह, पैसे वगैरह थे ये शामिल हैं। जो ये खजाना था उसे जॉनथन स्मॉल ने और उसके साथ जो उसके 3 साथी सैनिक थे उन्होंने इसे छिपाया हुआ था। अब इस खजाने को वापस लाना शर्लक होम्स और डॉक्टर वॉटसन की कहते हैं ना जांच बन गई, या फिर आप कह सकते हो कि यही उनका वो बन गया कि हमें तो यही पता लगाना अब ये चीज कैसे है। इसमें उन्हें पता चला विश्वासघात, हत्या, न्याय कैसे होता है, और इन सबको हासिल करने के लिए जो लोग होते हैं वो किस हद तक जा सकते हैं, इसका प्रतीक है ये जो आपकी नॉवल है इस चीज का। ये सिर्फ भौतिक चीजों को, जो खरीदी हुई चीजें होती है उनको महत्व देते हैं, बल्कि या धोखा क्यों देना है किसी को, क्यों उसके साथ ऐसा करना है, इस बारे में वो नहीं सोचते। और यही सारी चीजें जो है वो आपके नॉवल में सिंबलाइज की गई है। तो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि एक ऐसी मिस्ट्री है जो थोड़ी एडवेंचरस है, जिसमें ट्रेजर, बिट्रेयल, रिवेंज, इन सारी चीजों को दिखाया गया है। जो नॉवल है वो डॉयल्स की एक मास्टरफुल स्टोरी टेलिंग है, जिससे पता चल रहा है कि वो एक थ्रिलिंग, मिस्टीरियस जो स्टोरी है या जो नॉवल है वो राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव राइट अ नोट ऑन केजुओ इशिनगुरु नॉवल नेवर लेट मी गो। तो इनकी जो नॉवल है नेवर लेट मी गो, इस पे आपको एक क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है या फिर आप नोट लिखना है। देखो जो नेवर लेट मी गो है वो एक डिस्टोपियन नॉवल है जिसे काजुओ इशिगुरु ने पब्लिश किया था 2005 में, मतलब कि लिखा था उन्होंने और पब्लिश हुई थी 2005 में। अगर इस नॉवल की हम थीम्स की बात करें तो ये आइडेंटिटी यानी कि पहचान, मेमोरी मीन्स यादें, इथिक्स जो हमारे मूल्य वगैरह होते हैं या जो भी हमारे अपनी नैतिकता वगैरह होते हैं उसकी बात करती है। इसके साथ साथ कंसिक्वेंसेस ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट्स, यानी कि उसी के साथ साथ ये जो भी वैज्ञानिक काम करते हैं, जो एडवांसमेंट होती है, जो भी आगे वो काम कर रहे हैं उनके परिणाम क्या होते हैं, इस बारे में वो बात करती है। बाद में इस पे एक फिल्म भी बनाई गई थी, मार्क रोमेंक ने स्टेयरिंग किया था, कैरी मुलिगन ने एज अ कैटी, कैरिया नाइटली को एज अ रूथ एंड एंड्रयू गारफील्ड को एज टॉमी कैरेक्टर में फाइन किया था इन्होंने। सबसे पहले साइंस फिक्शन के टर्म को हम समझ लेते हैं। साइंस फिक्शन क्या होता है? ये एक ऐसे स्टोरी को, एक ऐसे साइंटिफिक कंसेप्ट को हमारे सामने लेकर आती है जो सिर्फ इमेजिनेटिव है, यानी कि काल्पनिक कहानी कहता है जो, और कुछ नहीं है इसमें।
इसमें वो एक ऐसी दुनिया की बात करती है या ऐसी दुनिया को दिखाता है जो भविष्य में हो ना हो कुछ उसका पता नहीं है। इसके अंतर्गत साइंटिफिक जो कहानी होती है यानी कि जो विज्ञान की कथाएं होती हैं, व्यक्ति मानव की सिचुएशन, इन सारी चीजों पर ये स्टडी करती है। इसके साथ साथ जो भी हम साइंटिफिकली तरीके से एडवांसमेंट आगे पढ़ रहे हैं, जो भी हम वैज्ञानिक रूप से प्रगति कर रहे हैं, तो करने के साथ साथ कुछ परिणाम भी होते हैं, तो वो उन परिणामों पर, उन कंसिक्वेंसेस पर बात करने के लिए कहती है। और नॉर्मल सी चीज है जो अननोन फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज है उनको हमारे सामने एक इमेजिनेशन के रूप में दिखाती है। अब अगर हम आगे बात करें नॉवल की, नेवर लेट मी गो की, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो जो नेवर लेट मी गो है वो काजुओ इशिगुरो का डायस्टोपियन नॉवल है, या डायस्टोपियन आप उपन्यास इसे कह सकते हो। ये 2005 में पब्लिश हुआ। देखो जो ये उपन्यास है ये आइडेंटिटी, लव के अलावा जो ह्यूमन क्लोनिंग होती है उसको दिखाता है। इंग्लैंड के वैकल्पिक इतिहास पर आधारित जो ये कहानी है, जो इंग्लैंड की अल्टरनेटिव हिस्ट्री को दिखाती है। तो जो ये स्टोरी है वो किसके, स्टोरी में 3 मेन कैरेक्टर है, उनके चारों तरफ घूमती है, और वो मेन कैरेक्टर है कैथी एच, रुथ और टॉमी। ये इन्हीं के आसपास ये कहानी घूमती है। ये एक हेल्शम नाम का एक बोर्डिंग स्कूल है। ये तीनों वहां ग्रो अप हुआ है, इन तीनों ने वहां पढ़ाई करी है अपनी। अगर हम कैथी की बात करें, जो कैथी है इसको इसमें दिखाया गया, ये क्या करती है, ये जो डोनेट करते हैं ना, जो अपने ऑर्गेन्स को डोनेट करते हैं, ये उनकी क्या करती है, जो ऑर्गन डोनर्स होते हैं उनकी देखभाल करती है, और उसकी हिस्ट्री को ही इसमें यहाँ पर दिखाया गया है। अब जो काजुओ इशिगुरो है उन्होंने क्या दिखाया है, हेल्शम स्कूल में एक लाइफ का जो साइकिल होती है उसको दिखाया गया है कि क्या टर्म्स होती थी। देखो फर्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स, जिसे यंग क्लोन्स को रेफर किया जाता था। इसमें यह है कि युवा जो बच्चे होते थे उन्हें हेल्शम जैसे इंस्टीट्यूशन में बनाया और बड़ा किया जाता था। इसमें उनको यही बताया जाता था कि उनके जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या कि वो अंगदाता बने, कि बाद में बड़े होके वो अपने ऑर्गन को डोनर करे। जो सेकंड टर्म थी वो किसकी थी, वो थी केयरर्स की। केयरर्स मतलब जो अंगदान जो प्रक्रिया होती है, जो ऑर्गन डोनर की पूरी प्रोसेस होती है, उससे गुजरने के दौरान जो साथी जो होते हैं वो देखभाल करते हैं ना इन क्लोनों की, तो ये वो वाली फेस होती है जिसमें जो लोग होते हैं वो अपने ऑर्गन को डोनर कर रहे होते हैं, और फिर जिस प्रोसेस से वो ऑर्गन को डोनर कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस पे जो उनकी देखभाल की जाती है या जिनके साथ उन्हें रखा जाता है, वो वाली प्रोसेस की यहाँ पर बात की गई है। क्योंकि जब वो अपने अंगों को त्यागने का सोचते हैं तो उनके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होती है, जिसे बार बार दोहराया जाता है, तो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। और फिर जो लास्ट टर्म होती है वो कंप्लीट होती है, जिसमें ये कहा गया है कि खत्म, अंगों को दान उन्होंने कर दिया, अपने जो ऑर्गन्स है उन्हें डोनर कर दिया, उन्होंने अपने जो ऑर्गन्स है उन्हें डोनेट कर दिया, और डोनेट करने के बाद अब उनकी जो लाइफ है, जो उनकी जिंदगी है वो खत्म हो गई है। तो ये 3 चीजें दिखाई गई हैं। अब अगर इसमें हम आगे बात करें तो हम देखेंगे काजुओ इशिगुरो की जो नेवर लेट मी गो है वो हमें क्या बताती है। देखो वो हमें जो ये लव होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होते हैं, जो ट्रुथ होते हैं, इन सब चीजों के बारे में बताती है। अब देखो इसमें क्या बताया गया है कि जो ये तीनों होते हैं, कैथी एच, रूथ और टॉमी, ये एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हैं जिसका नाम था हेल्शम। ये सारे टीनेज से आगे किशोरावस्था में, मतलब टीनेज में बढ़ते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बनाते हैं। धीरे धीरे उनके सामने उनका जो अस्तित्व है कि उन्हें बड़े होकर ऑर्गन डोनेट करने, सारी सच्चाई उनके सामने आती है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते हैं स्टोरी को तो हमें पता चलता है कि जो हेल्शम है वो कोई साधारण सा स्कूल नहीं है। इसमें जो बच्चे हैं इसमें वो वैसे बड़े नहीं है। हेल्शम के जो छात्र होते हैं वो क्लोन होते हैं, और क्लोन का मतलब यही होता है कि बड़े जैसे ही बड़े हो जाएंगे इनके अंगों को काट दिया जाएगा और इन्हें अपने जो अंग है उन्हें डोनेट करना ही पड़ेगा। यहीं से जो कहानी है वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है, यानी कि इन्हीं के रिवॉल्व में घूमती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको पता चलेगा कि इसमें ऐसी वास्तविकता को दिखाया है जिसमें कहा जाता है कि जो मनुष्य होते हैं उनमें बीमारियों को ठीक करने के लिए उनके अंगों को दान करने का उद्देश्य यही है, और इसीलिए मानव क्लोन बनाए जाते हैं। और हेल्शम इसी रूप में काम करता है। हेल्शम में जो कैथी और उसके दोस्त रुथ और टॉमी वो सारे वहां रहते थे। पहले उन्हें दाता बनाने के लिए, यानी कि उन्हें डोनेट करने वाले से पहले पाला जाता है, फिर उन्हें शिक्षित किया जाता है, और वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उन्हें बताया जाता है कि भाई आपको क्या करना है, अपने अंगों को दान करना है। अब जो नेवर लेट मी गो है उसमें मानव होने का क्या मतलब है, उसमें ह्यूमैनिटी को क्या दिखाया गया, उसमें क्या बताया गया, इसमें जीवन की यानी कि लाइफ की फ्रेगिलिटी को दिखाया गया। यहाँ पे लिखा भी है वर्ड फ्रेगिलिटी, यानी कि जो लाइफ की नाजुकता होती है। इसमें दिखाया गया कि कैसे जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है वो तो आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन जो इसके कंसिक्वेंसेस है वो हमारे सराउंडिंग्स को कितना इम्पैक्टफुल बना रहे हैं। इसमें एंड में दिखाया गया है कि ये एक ऐसा समाज बनाया गया है जो मानव जीवन के लिए, किसी और को लाइफ देने के लिए एक सोसाइटी की ऐसी एक फेज दिखाई गई है इसके अंदर, जिसमें जो ह्यूमन लाइफ है उसे ऐसा सपोज किया जा रहा है कि वो और भी ज्यादा गुड हो, और भी ज्यादा बेस्ट हो। तो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कंक्लूड दैट ये एक ऐसी फिक्शन नोवेल है जो इंग्लैंड में ऑर्गन हार्वेस्टिंग को दिखाती है, जहाँ पे मानव क्लोनों को अंग निकालने के लिए ही पाला जाता है,
उन्हें पहले पाला ही इसलिए जाता है कि वो बड़े होकर अपने अंग जो है वो डोनेट कर सके। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द समरी ऑफ द हाउस ऑफ फेयर बाय इब्ने ए सफी। तो हमें समरी लिखनी है द हाउस ऑफ फेयर की। तो इंट्रो की अगर हम बात करें तो जो इब्ने ए सफी की द हाउस ऑफ फेयर है वो एक थ्रिलिंग नॉवल है और कौन से सीरीज की है, इमरान अली की सीरीज की है। इसे रीऑन्ड किया था उर्दू के नॉवलिस्ट इब्ने ए सफी ने। द बुक हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय बिलाल तनवीर एंड पब्लिश्ड बाय विंटेज बुक्स इन 2016। तो इस बुक को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश लैंग्वेज में बिलाल तनवीर ने और इसे पब्लिश किया था विंटेज बुक्स ने 2016 में। इब्ने सफी की बात करें तो इनका जो बॉर्न हुआ था वो जुलाई 26, 1928 को नारा के विलेज में हुआ था, जो कि कहाँ है, इलाहाबाद, यूपी। हिज रियल नेम वाज असरर अहमद बट लेटर ही केम टू नोन एज इब्ने सफी। इनका जो असली नाम था वो असरर अहमद था, लेकिन बाद में इन्हें इब्ने सफी के नाम से जाना गया। अगर हाउस ऑफ फेयर की हम समरी की बात करते हैं तो जो ये एक नॉवल है ये ग्रेट एडिशन है, एक महान उपन्यास है इमरान अली की सीरीज का और एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है उर्दू क्राइम फिक्शन का। जो उर्दू की अपराध की जो कथाएं होती हैं, जो कहानी होती है, उसका ये बेस्ट एग्जाम्पल है। द बुक रिवॉल्व्स अराउंड द मेन कैरेक्टर इमरान अली, एन इंटेलिजेंस ऑफिसर who is called to investigate the strange occurrence happening in a remote mansion known as House of the Fair। अब इसमें क्या बोला गया है, ये जो बुक है वो इमरान अली जो कि इसका मेन कैरेक्टर है उसके ही चारों तरफ उसी के अराउंड घूमती रहती है। और जो इमरान अली था ये खुफिया अधिकारी है जिसे हाउस ऑफ फेयर के नाम से जो एक मशहूर हवेली है वहां पर अजीब अजीब घटनाएं होती है, तो उन घटनाओं की जांच के लिए इसे बुलाया गया है। द फर्स्ट चैप्टर showcases Imran's quickly interaction with his servant and his sister, giving the impression of forgetfulness and absent-mindedness। तो फर्स्ट जो चैप्टर है यानी कि जो पहला पार्ट है उसमें दिखाया गया है कि जो इमरान है वो अपने नौकर और अपनी बहनों के साथ एक विचित्र बातचीत कर रहा है, जो क्या दिखा रहा है, उसकी भूलने की बीमारी या फिर एक ऐसा व्यक्तित्व दिखा रहा है जैसे कि उसमें दिमाग ही ना हो। द प्लॉट थिकनेस व्हेन Imran's associate Fiaz present him with a murder case involving an old closed building. The murder is peculiar, involving 3 strikes at precise intervals and in a straight line। जो इसका प्लॉट होता है वो तब और थिक हो जाता है, गहरा हो जाता है, जब जो इमरान का सहयोगी था, उसका जो फ्रेंड या एसोसिएट आप कहते हो, फयाज, वो उसके सामने क्या बताता है कि एक पुरानी बंद इमारत से जुड़ा कोई हत्या का, मर्डर का मामला होता है, तो वो उसे बताता है। वो कहता है कि जो ये मर्डर है वो पिक्यूलियर है। पिक्यूलियर मतलब होता है काफी ज्यादा अनोखा है, क्योंकि इसमें 3 हमले शामिल है एक स्ट्रेट लाइन में 3 इंटरवल्स के बाद। Imran, while maintaining his eccentric behavior, start unraveling the mystery. The building is owned by a respected judge, and Imran humorously expresses his interest in marrying the judge's daughter, Rabia, who is blind in one eye. इमरान ने जो उसका सनकी सा बिहेवियर था, व्यवहार था, उसको बरकरार रखते हुए जो ये मिस्ट्री थी मर्डर वाली, इससे जो पर्दा है वो उठाना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि जिस बिल्डिंग में ये हुआ वो बिल्डिंग, वो इमारत एक सम्मानित जज, एक न्यायाधीश की है। तो इमरान ने बहुत प्यार से एकदम न्यायाधीश की जो बेटी थी राबिया, उससे शादी करने में इंटरेस्ट दिखाया, जबकि जो राबिया थी वो एक आंख से अंधी है, पर फिर भी इमरान ने उससे शादी के लिए इंटरेस्ट दिखाया। एज द स्टोरी प्रोग्रेस, इमरान डिस्कवर्ड द हिस्ट्री ऑफ द बिल्डिंग एंड ओल्ड ग्रेव एसोसिएटेड विद इट। Another murder take place, leading Imran to investigate further. He visits a nightclub, Tip Top, and unveils a connection between the murdered individuals and a man named Sir Jahangir. Imran cleverly investigated Sir Jahangir library, linking a paper from the crime scene to the same stamp used by Sir Jahangir and sisters. इसमें क्या कहा गया कि जैसे जैसे ये जो कहानी है वो आगे बढ़ती है, प्रोग्रेस करती है, तो इमरान को जो वो बिल्डिंग थी उसकी हिस्ट्री और उससे जुड़ी हुई जो एक पुरानी कोई कब्र है, ग्रेव मतलब होता है कब्र, उसके बारे में उसे पता चलता है। ये एक और हत्या जब होती है तो इमरान को आगे की जांच भी करनी पड़ती है। वो एक नाइट क्लब, एक टिप टॉप का दौरा करता है, वहां जाता है और मारे गए जो व्यक्ति होते हैं और जो सर जहांगीर नाम का एक व्यक्ति होता है, उनके बीच कुछ रिलेशन होते हैं, वो उनका खुलासा करता है। इमरान बड़ी चतुराई से जो सर जहांगीर थे उनकी लाइब्रेरी की जांच करता है, वहाँ पे सबूत ढूंढता है और अपराध स्थल के एक कागज, मतलब जहाँ अपराध हुआ था वहां से उसे कागज मिला था जिसमें सर जहांगीर के पूर्वजों ने जो पहले स्टैंप यूज की गई होगी वही स्टैंप वाला कागज उसे वहां से मिला। द मिस्ट्री डिपेंड्स with revelation about stolen paper from the foreign office, and Imran pursuit leads him to the race course. The narrative takes an unexpected turn when Imran confronts the criminals, revealing that Sir Jahangir is a foreign spy. The climax involves a humorous twist as Imran cleverly substitutes
इंस्टीट्यूट द स्टोलन पेपर विद फ्रॉग आउटस्मार्टिंग द क्रिमिनल। इसके बाद वो क्या बताता है, विदेश कार्यालय, एक और मिस्ट्री खुलती है कि जो फॉरेन ऑफिस होता है वहां से भी कुछ जो कागजात थे वो चोरी हुए। तो उसके खुलासे के बाद जो ये मिस्ट्री थी वो और ज्यादा गहरी हो जाती है और इमरान जो है, जो ये रेस चल रही होती है इस केस की, उसके एंड तक जाता है। कहानी में एक अनएक्सपेक्टेड सा मूड तब आता है जब इमरान अपराधियों से लड़ाई करता है, भिड़ता है और खुलासा करता है कि जो सर जहांगीर आए हैं वो फॉरेन स्पाई है। फॉरेन स्पाई मतलब होता है विदेशी जासूस है। एंड में इस क्लाइमेक्स में एक थोड़ा सा ह्यूमरस ट्विस्ट भी है, एक हंसने वाला सा थोड़ा, क्योंकि इमरान बड़ी चतुराई से क्या करता है, जो अपराधी होता है उन्हें चकमा देते हुए जो चुराए गए कागज होते हैं उनकी जगह पर मेंढक रख देता है। तो इसीलिए राइटर ने इसे ह्यूमरस ट्विस्ट कहा है कि एक ऐसा ट्विस्ट जिसे पढ़ के हमें हंसी भी आए। इन द फाइनल चैप्टर द नॉवल टाइज अप लूज एंड रिवीलिंग अयाज एज द मास्टरमाइंड बिहाइंड एन एलोबरेट प्लान टू कैप्चर द क्रिमिनल्स। अयाज स्ट्रेटेजी इन्वॉल्विंग क्रिएट घोस्टली इल्यूशन टू स्केयर अवे इंट्रूडर्स लीडिंग टू देयर डिमाइज थ्रू अ हिडन मैकेनिज्म। इमरान once again displaying his wit outsmart Ayaz, capturing the criminals and securing the stolen papers। अब एंड में क्या होता है, अंतिम के अध्याय में हमें देखने को मिलता है जो नॉवल है वो टाई अप करती है थोड़े से लूज एंड्स को और पता चलता है कि जो अयाज है, जो ये पूरा प्लान चल रहा था क्रिमिनल्स का, उनका मास्टरमाइंड कौन है, अयाज है। अयाज की जो स्ट्रेटेजी थी, उसने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी कि जो भी इंट्रूडर्स आते हैं उनको डराने के लिए वो चाहता था कि घोस्टली तरीके अपनाए, यानी कि ऐसा भ्रम फैला दे कि वहां पर भूत वगैरह हैं, जिससे क्या होता है वो लोग जाते उधर, कोई भी देख नहीं चाहता भूत भूत की बात को सच मानने के लिए, वहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है और इससे लोग समझने भी लग गए। फिर एट द एंड क्या दिखाता है कि इमरान ने फिर से एंड में अपनी बुद्धि को दिखाया, बुद्धि का प्रदर्शन किया और अयाज को मात दे दी और अपराधियों को भी पकड़ लिया और जो चुराए गए कागजात थे वो भी सुरक्षित कर लिए। तो इन द एंड वी कैन कंक्लूड इन कंक्लूजन कि देखो जो नॉवल है वो एक ह्यूमर और इंटेलिजेंस को दिखाती है कि किस तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी हम अपने माइंड को मेंटेन करके रखेंगे तो हम किसी भी सिचुएशन से निकल सकते हैं। एट द एंड जो ये नॉवल है आपकी द हाउस ऑफ फेयर, ये बहुत सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करती है, जैसे मिस्ट्री, सस्पेंस भी था, ह्यूमर भी था, जिससे जो पढ़ने वाले रीडर्स होते हैं वो इसके साथ जुड़ते चले जाते हैं। इमरान का जो कैरेक्टर दिखाया है वो शुरू में मैंने आपको बताया कि ऐसा लगता था जैसे कि उसके अंदर दिमाग नहीं, पर एंड में उसने अपने ही माइंडसेट से सारे क्रिमिनल्स को पकड़ा और अयाज को भी मात दी। क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ फीमेल कैरेक्टर इन द नोवेल क्रिम्सन सिटी बाय मधुलिका लिडर। तो आपको जो फीमेल कैरेक्टर दिखाए गए हैं क्रिम्सन सिटी नोवेल में उनके सिग्निफिकेंस की बात करनी है। अगर इंट्रो की हम बात करते हैं तो जो मधुलिका लिडल है वो एक प्रोलिफिक शॉर्ट फिक्शन ट्रैवलर एंड विंटेज फिल्म राइटर है, यानी कि वो एक लघु कथा जो हो गई, यात्रा, या फिर जो लेखिका है, पुराने फिल्म की लेखिका है। मधुलिका completed her education in New Delhi after Liddell was relocated there in 1985। तो जब 1985 में लिडल का ट्रांसफर दिल्ली में हो जाता है तो वो न्यू दिल्ली से ही अपनी जो एजुकेशन है उसे कंप्लीट करती हैं। शी कंटिन्यूड हर एजुकेशन बाय एनरोलिंग इन द IHMCN, अ न्यू दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। तो फिर ये IHMCN से होटल मैनेजमेंट का कोर्स करती है जहाँ पर केटरिंग, न्यूट्रिशन सब कुछ सीखती है। तो इस तरीके से ये इनके अपने इंट्रो की बात की। अब अगर हम सिग्निफिकेंस देखें फीमेल कैरेक्टर्स की तो सबसे पहले आती है अमीना बीबी। देखो अमीना बीबी के बारे में मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। जो अमीना बीबी है उन्हें इंट्रोड्यूस कराया गया है रीडर के सामने, सबसे पहले एक महिला के रूप में पेश किया गया है जिसमें ना किस चीज की पैकिंग है, यानी कि कमी है सोफिस्टिकेशन और रिफाइनमेंट की, यानी कि थोड़ी सी जो हम कहते हैं ना परिष्कार की थोड़ी सी कमी है। क्यों? क्योंकि स्टैंडिंग आउटसाइड द मर्डर मर्चेंट आदिल हाउस अटेम्प्टिंग टू सेटिस्फाई हर मॉर्बिड क्यूरियोसिटी, क्योंकि जो मारे गए व्यापारी थे आदिल के घर के बाहर, ये वहां खड़ी होकर अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने का प्रयास कर रही थी, होता नहीं क्या हुआ है, कैसे हुआ, इन सबको। मुजफ्फर डज नॉट take long to recognize her as a tough and resilient woman who is also very sharp and has her wits about her। तो जो मुजफ्फर है वो उसे एक सख्त और लचीली महिला के रूप में पहचानने में देर नहीं लगा था। ये बहुत ज्यादा तेज है और इसकी बुद्धि भी। When she is surprised by मुजफ्फर in the street outside, her hand immediately tightens on her cane। जब वो घर के बाहर सड़क पर मुजफ्फर को देखती है तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है, काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है और अपने हाथ से तुरंत अपनी छड़ी को एकदम टाइट की पकड़ लेती है। As the narrative unfolds, we realize that she is also very loyal servant to her mistress Nilfar and will stop at nothing in order to avenge the injustice that has been done by Parvez to her mistress and her brother Shamsuddin। अब क्या होता है, जैसे जैसे कहानी सामने आती है तो हमें ये भी पता चलता है कहानी पढ़ते वक्त कि ये अपनी मालकिन नीलोफर की बहुत ज्यादा वफादार नौकरानी है, काफी ज्यादा वफादार है। पर जो परवेज द्वारा अपनी मालकिन और उसके भाई शमसुद्दीन के साथ किए गए अन्याय का बदला लेने के लिए ये कुछ भी नहीं करती। She is
Shamsuddin complies in the trio of murder in the text, the reader assumes that she is motivated to aid Shamsuddin in his quest for vengeance, as she has been a guardian figure to the brother-sister duo and feel a strong sense of affection for them. तो इस पार्ट में जो मर्डर्स दिखाए गए हैं उनकी एक तिगड़ी दिखाई गई है, जिसमें ये शमसुद्दीन की साथी है। जो पाठक है हमारे वो मानते हैं कि ये अपनी बदले, अपने रिवेंज की तलाश में शमसुद्दीन की सहायता करने के लिए मान जाती है, क्योंकि यहाँ पर भाई बहन की जो एक जोड़ी दिखाई है, जो एक डुओ दिखाया ब्रदर सिस्टर का, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला दिखाया है, जो कि एक मजबूत भावना को, एक प्यारे से स्नेह को महसूस करता है। Along with Shireen and Nilofer, she makes up a trio of strong women character in the text that the author has painstakingly created. Painstakingly का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेहनत से। तो कहा जाता है कि शिरीन और नीलोफर के साथ लेखक ने इसे भी मजबूत महिला पात्रों की तिगड़ी में दिखाया है, जिसे दिखाने के लिए लेखक ने काफी ज्यादा मेहनत करी है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टर शिरीन की बात करें तो मुजफ्फर वाइफ शिरीन इज डिस्क्राइब इन द टेक्स्ट एज अ वुमन हु इज इक्वल बोथ इंटेलेक्चुअली एंड मोरली। तो इसमें जो ये शिरीन है वो मुजफ्फर की वाइफ है, यानी कि उसकी पत्नी है, और उसे एक ऐसी महिला के रूप में दिखाया गया है जो चाहे इंटेलेक्चुअली, चाहे हम बौद्धिक रूप से, बुद्धि के रूप से बात करें या फिर मोरली, नैतिकता के रूप में बात करें, ये दोनों में बराबर है। शी इज ऑल्सो एन एबल कंपेनियन एंड गाइड, प्रोवाइडिंग हिम विद हेल्प वेयर एवर नेसेसरी। ये एक अच्छी साथी, कंपेनियन मतलब होता है पार्टनर या साथी, तो ये वो भी प्रूव हुई है, क्योंकि जब भी उसे आवश्यकता होती है तो वो उसके साथ हमेशा खड़ी रहती है। शी इज ऑल्सो एन इंटेलिजेंट वुमेन एज is evident from the time when she is able to infer Khan Sahib unhappiness at Muzaffar accompanying him to the scene of Adil mother merely from Muzaffar recounting of his experience of the day to her। इसके बाद क्या दिखाया कि वो एक बुद्धिमान महिला भी है, जो उस समय जब मुजफ्फर द्वारा आदिल की हत्या का सीन दिखाया गया तो उसके साथ जाने पर खान साहब नाखुश थे। जो नाखुश थे वो इसका अनुमान लगा लेती है कि वो लोग नाखुश हैं, और पूरे दिन में जो भी होता है वो अपने अनुभवों को मुजफ्फर को बताती है। शिरीन कैरेक्टर is also important as part of the discourse on religious pluralism and tolerance in the text। जो शिरीन का यहाँ पर चरित्र दिखाया गया है वो धार्मिक, अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उस हिसाब से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। While a generally affable and quick-witted character, she is surprised both by Suraj Bhan visit to Muzaffar and Muzaffar visit to Lakshmi Narayan। When Muzaffar questions her, she reveals her implicit assumption about the Hindus that only exist due to her relative lack of familiarity with them। आगे बताया जाता है कि आम तौर पर अगर कहा जाए तो इसका जो चरित्र है वो काफी ज्यादा मिलनसार था, ये बहुत समझदार थी, परंतु इसके बावजूद भी जब सूरज भान मुजफ्फर की यात्रा पर आता है और मुजफ्फर जो है वो लक्ष्मी नारायण यात्रा करता है, तो ये इन दोनों बातों से क्या हो जाती है, काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है कि मुजफ्फर ये लक्ष्मी नारायण की यात्रा कर रहा है, लक्ष्मी नारायण के मंदिर जा रहा है, तो मुस्लिम है। और वहीं दूसरी तरफ जब वो देखती है सूरज भान मुजफ्फर आ रहा है तो और आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि रेयरली आपने देखा होगा कि कोई हिंदू मस्जिद जाए या फिर कोई मुसलमान जो है वो मंदिर जाए, तो रेयरली आपने देखा होगा, तो ये भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जब मुजफ्फर उससे सवाल करता है हिंदुओं के बारे में, तुम्हारे अंदर क्या धारणाएं हैं, इन धारणाओं का जो तुमने खुलासा किया है, जब तुम ये सब बता रही थी तो उसमें कुछ कमी भी थी, या क्या कमी के कारण थे, क्या थे। When Muzaffar point out the absurdity of Muslim religious practice from a Hindu perspective, she seems to agree with him. Yet at the same time, she does not hesitate to express her sympathy for Lakshmi Narayan after Muzaffar tells her about Nandu kidnapping. Her approach to religious differences, as she put it in her own words, is to acknowledge differences, but not to spurn simple humanity. Her character can also be seen as an example of the dangers of ignorance and the role it plays in creating prejudice in the mind of individual. So at the end अगर हम इसमें बात करें तो जो मुजफ्फर है, जब ये हिंदू माइंड वाले पर्सपेक्टिव से मुस्लिम धार्मिक प्रथाओं में जो बेतुकीता है या फिर जो थोड़ी सी अलग डिफरेंसेस है उनको उनकी और इशारा करता है, तो वो भी उससे सहमत हो जाते हैं कि हाँ ऐसी चीजें तो हैं। फिर उसके बाद जो मुजफ्फर है उसे नंदू की किडनैपिंग के बारे में बताता है, तो फिर वो लक्ष्मी नारायण के प्रति जो उसकी सहानुभूति है, जो उसका प्रेम है, उसे व्यक्त करने में संकोच नहीं करती। और धार्मिक जो ये रिलीजियस जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उसके पीछे जो उनका पर्सपेक्टिव था वो अपने शब्दों में कहती है कि डिस्क्रिमिनेशन को तो हम स्वीकार सकते हैं, मतभेदों को तो हम स्वीकार लेंगे, लेकिन हम मानवता को अस्वीकार नहीं कर सकते और ना ही हमें करना चाहिए। इसके बाद नीलोफर का कैरेक्टर है,
All through Liddell's novel is filled with strong woman character. Nilofer is probably the strongest of them all. When Shireen initially introduced her to both Muzaffar and the reader, we are inclined to link that she is a supremely vain woman only concerned with her appearance and ornamentation. जो लीडल है उसके उपन्यास में बहुत सारी मजबूत महिलाएं हैं, लेकिन नीलोफर शायद सबसे ज्यादा मजबूत है उन सब में। जब शिरीन शुरू में मुजफ्फर और पाठक दोनों से अपना परिचय कराती है तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक महिला अपनी उपस्थिति और अपनी अपेयरनेस और अपनी ऑर्नामेंटेशन के लिए कितनी ज्यादा चिंतित है। तो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट दिस कैरेक्टर प्लेड अ वाइटल रोल इन द स्टोरी। इसमें स्ट्रॉन्ग वुमेन की ट्रियो यानी कि तिगड़ी दिखाई गई है, जिसे ऑथर ने बहुत ज्यादा ध्यान से जो है क्रिएट किया है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैरेक्टर ऑफ जोनाथन स्मॉल। इसी के और में है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कैरेक्टर ऑफ मिस मैरी मॉर्स्टन इन द नॉवल द साइन ऑफ द फोर। देखो यहाँ पर जोनाथन स्मॉल और मिस मैरी का कैरेक्टर पूछा है। एग्जाम में आपसे नॉवल के किसी भी कैरेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है, तो आपको नॉवेल्स के हर कैरेक्टर के बारे में पता होना मैंडेटरी है। यहाँ पे जोनाथन स्मॉल की अगर बात करें, ये साइन ऑफ द फोर का ही एक कैरेक्टर है। जोनाथन स्मॉल का जो कैरेक्टर है वो काफी कम्प्लेक्स वाला दिखाया गया है, लेकिन ये एक सेंट्रल रोल प्ले करता है इस नॉवल के अंदर, इस स्टोरी के अंदर। जबकि स्मॉल जो है उसका इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, तो बाद में सच भी बताता है कि क्या चीज हुई है, किस तरीके से फिगर आउट किया गया है स्टोरी के अंदर। ये एक मेंबर होता है ब्रिटिश आर्मी का। मैंने आपको जैसा कि बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, मैंने आप लोगों को बताया था कि अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि एनकाउंटर करते वक्त उसका एक पैर जो होता है वो क्रोकोडाइल द्वारा खा लिया जाता है, तो उसे अपनी लाइफ में काफी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है। तो इसी की हमने यहाँ पर बात करी है। अब इसके कैरेक्टर की बात करें जोनाथन स्मॉल के, अगर जोनाथन स्मॉल के कैरेक्टर की बात करें तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसके अंदर, जिसका एक जो लेग होता है वो वुडन लेग होता है। ये एक सोल्जर था ब्रिटिश आर्मी में जो इंडिया में ही पोस्ट हुआ था, और इसका जो पैर था क्रोकोडाइल द्वारा खराब कर दिया गया था। तो इसके बाद इसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, और फिर इसे आगरा फोर्ट की रखवाली करने के लिए कहा गया था। जब ये आगरा फोर्ट की रखवाली करने जाता है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बता दिया था कि इसकी जो फिर दोस्ती हुई आगरा फोर्ट पे वो अब्दुल्ला खान और मोहम्मद सिंह और दोस्त अकबर से हुई। फिर इन लोगों ने जो ट्रेजर था आगरा में, जो खजाना था, उसे चुराने की सोची कि हम उस व्यापारी को मार देंगे और जो ये खजाना है वो आपस में बांट लेंगे। बट एट द एंड होता यही है कि इसे जेल में डाल दिया जाता है, फिर ये वहां से भागने की कोशिश करता है। वो सब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। अब इसे प्रेजेंट टाइम पर दिखाया गया कि जब मेजर शेल्टू जो थे वो अपनी मृत्यु की शैया पर थे, डेथ बेड पे थे, तो ये आता है और अपनी सारी चीजों को क्लियर करके जाता है मेजर शोल्टो के और उनका जो बेटा है बार्थलोमियो के सामने ही क्लियर करके जाता है। स्मॉल का जो इंटेंशन था वो बार्थलोमियो को हार्म करने का नहीं था, ये उसे हार्म नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी डेथ जो हो गई वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेबल थी। जब उसे ये पता चला कि इसकी डेथ हो गई है, उसने टोंगा की तरफ अपने गुस्से को भी एक्सप्रेस किया था। वो इस बात पर जोर देता है कि जो बार्थोलोमियो था उससे उसे कोई भी शिकायत नहीं थी। वहीं टोंगा की अगर हम बात करें तो इसे जोनाथन स्मॉल का एक वफादारी साथी के रूप में, एक लॉयल जो पार्टनर होता है, लॉयल जो फ्रेंड होता है, उसके रूप में दिखाया गया है। जो जोनाथन है उसने ट्रेजर को चुराने के लिए क्राइम तो किया था, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन उठाता है। वो क्वेश्चन क्या उठाता है कि ठीक है उसने खजाने की खोज की, उसने अपने लाभ के लिए की, लेकिन अगर यदि सच में ऐसा ही है तो फिर जो उसने रिवेंज लिया उसे वो प्रतिशोध के रूप में देखता है। अपनी गलतियों के लिए वो सोचता है कि अगर मैंने गलतियां की तो उससे क्या आप बदला लोगे, तो क्या वो रिवेंज के रूप में आएगा। तो वही है इस कहानी में, आप देखोगे ट्रेजेडी, रिवेंज, लॉयल्टी, ये सारे सेंस ऑफ जस्टिस शामिल है। जो उसका लकड़ी का पैर था वो उसकी जिंदगी, उसकी कठिनाइयों का एक सिंबल बन जाता है, जिससे वो ये सारी कहानी और इस सारी मिस्ट्रीज में फंसता रह जाता है। भाई जो दूसरा कैरेक्टर है मिस मैरी मॉर्स्टन का, इनको तो आप जानते ही हो, ये तो गई थी होम्स के पास हेल्प मांगने के लिए। देखो जो मिस मैरी मॉर्स्टन है वो इस पूरी नॉवल की सेंट्रल कैरेक्टर है। ये एक ऑर्फन डॉटर है कैप्टन मॉर्स्टन की, जो गायब हो गए थे। फिर होम्स के पास ये इसीलिए गई थी कि वो इन्हें ढूंढे। उन्हें बताती है कि ऐसा केस हुआ, लंदन से ऐसे व्यापार डिसअपियर हुए, गायब हुए। सब मैंने आपको स्टोरी में बता ही दिया है कि वो अपने पापा से मिल नहीं पाती। वो होटल पहुंचती तो है बट उनसे मिल ही नहीं पाती। फिर वो शेरलॉक होम्स के पास जाती है अपने केस को लेके कि मेरे मिसिंग फादर को ढूंढो। मिस मैरी का जो इसमें कैरेक्टर दिखाया गया है वो काफी ज्यादा यंग, स्वीट और एमिएबल दिखाया गया है कि एक ऐसी लड़की जिसे काम करना पसंद था, जो काफी ज्यादा यंग थी, उसके सुनहरे बाल थे, वो एक गवर्नेंस के रूप में काम करती थी। इसके अलावा हमेशा दूसरों के प्रति काइंडनेस दिखाती थी, हमेशा दयालु रहती थी, दूसरों को हमेशा शांत करवाती थी। इसका जो एग्जाम्पल हम तब देख सकते हैं जब वो एक हाउसकीपर जो होता है, जो उसको डरी हुई होती है, वो उसे प्यार से उसे शांत कराती है। जब वो ऐसे हेल्प करती है तो वो क्या करता है कि जो थेदियर शोल्टो होता है
वो हमने कहानी में देखा था ना कि वो आगरा के खजाने में उसका हिस्सा क्या है, कैसा है, फिर उसकी हेल्प करता है। इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें कि एंड में जब आगरा के खजाना अगर उसे मिल भी जाता, वो अमीर बन भी जाती, ये पॉसिबिलिटी भी थी, उसके बावजूद भी वो हमेशा काम स्वभाव की रही और जब खजाना गायब भी हो गया तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे पता चलता है कि उनके मन में कोई ग्रीडीनेस नहीं थी, वो बिल्कुल कामनेस वाली लड़की थी। एंड में बताया जाता है कि जो होल्म्स का पार्टनर था डॉक्टर वॉटसन, उससे प्यार हो जाता है और वो एंड में उससे शादी कर लेती है। लेकिन जो इसमें मेन बात इस नॉवल में दिखाई गई है वो उनकी स्ट्रेंथ और इंटीग्रिटी को दिखाई गई है कि वो अपने फादर के डिसअपेरेंस को लेकर, उनके गायब होने को लेकर जो ट्रुथ है उसे रिवील करने में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। तो इसमें यही जो जोनाथन स्मॉल है उसका कैरेक्टर दिखाया गया है, ब्लेंडली, ट्रेजेडी, रिवेंज वगैरह, जिसको रिवेंज लेना था। वहीं जो मिस मैरी मॉस्टन है वो एक ब्यूटीफुल कैरेक्टर है जो सच की तलाश में, अपने पापा को ढूंढने की तलाश में बहुत ज्यादा मेहनत करती है। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हेलशम। ये आपका नेवर लेट मी गो जो नॉवल है उससे पूछा गया है क्वेश्चन है कि हेलशम के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखूं। देखो, हेलशम एक बोर्डिंग स्कूल था इंग्लैंड में। आपको मैंने इस सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्लोन चिल्ड्रन जो होते थे वो पढ़ते थे, उन्हें एक नॉर्मल प्लेस पे काफी ज्यादा अच्छे से रखा जाता था ताकि वो ग्रो अप करे। तो इसी हेलशम जो उनका ये बोर्डिंग स्कूल है उसी के बारे में आज हमें यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है। देखो, हेलशम की अगर बात करें हम, द स्कूल वेयर कैथी, रूथ, टॉमी आर एजुकेटेड एंड वेयर दे लर्न स्लोली ऑफ देयर स्टेटस एज क्लोन्स एंड देयर कमिंग जॉब्स एज केयरर्स एंड डोनर्स। हेलशम इज एट फर्स्ट अ पैराडाइज एंड रिफ्यूज फॉर द स्टूडेंट। तो ये तीनों कैरेक्टर, इन तीनों को आप जानते हो क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में हम इसे पढ़ चुके हैं। तो इसमें कहा गया है कि एक ऐसा स्कूल जहाँ कैथी, रूथ और टॉमी पढ़े, जहाँ उन्होंने धीरे धीरे सीखा वो एक्चुअल में क्या है, आगे जाके उन्हें केयरर्स बनना है, अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना है। तो हेलशम ही एक ऐसी पहली जगह है जो उनके लिए स्वर्ग भी है और रिफ्यूज यानी कि आश्रय भी है। किसके लिए? लोगों के लिए, बच्चों के लिए। अब इसके अलावा अगर हम इसमें बात करें तो देखो, इसमें दिखाया जाता है कि देखो जो कैथी होती है, जो बाकी के लोग होते हैं वो बड़े होते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि जो हेलशम है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर उन्हें किस तरीके से अच्छे से आप बड़े हो सकते हो, कहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करके रखा जा सकता है, ऐसी जगह है। हेलशम की अगर हम बात करें तो हेलशम एक फिक्शनल बोर्डिंग स्कूल है, एक काल्पनिक बोर्डिंग स्कूल है। ये काजुओ इशिगुरो की जो नॉवल है नेवर लेट मी गो उसमें दिखाया गया है। ये स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर जो क्लोन्स है उन्हें पाला जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है। क्लोन्स को ये नहीं बताया जाता कि वो लोग क्लोन्स है, बाद में उन्हें अवेयर कर दिया जाता है कि वो जो एक नॉर्मल चिल्ड्रन होता है उससे अलग है थोड़े। इसके अलावा उन्हें काइंड, दयालु कैसे रहें ये सिखाया जाता है। उन्हें एनकरेज किया जाता है कि वो अपना डेवलपमेंट करे, अपने टैलेंट्स को निखारे। हेलशम जो है वो एक हैप्पी प्लेस है क्लोन्स बच्चों के लिए। अब क्लोन्स क्या होते हैं? एक जेनेटिक टर्म है। इसमें अगर हम बात करें कि हेलशम में इन बच्चों को एक गुड लाइफ दी जाती थी, इनके साथ किसी भी तरीके का कोई मिसट्रीट यानी कि एक कोई भी ऐसा बुरा व्यवहार नहीं किया जाता था। बाद में इन सबको अपने सच के बारे में, अपने फेथ के बारे में पता होता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब इन्हें अपने ऑर्गन्स को डोनेट करना पड़ेगा और इनकी मृत्यु हो जाएगी। जो क्लोन्स है हेलशम में अपने आप को एक बेस्ट जो पर्सनालिटी वो देने की कोशिश करते हैं। ये लोग यहाँ पर क्लोज फ्रेंडशिप निभाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं डिफिकल्ट टाइम्स में। ये ट्राई करते हैं अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढने के लिए कि एक्चुअल में क्या मीनिंग है इनकी लाइफ का। ये एक दूसरे को होप देते हैं। इस नॉवल के अंदर जो हमने कैरेक्टर्स पढ़े, कैथी, रूथ, टॉमी, ये भी यहीं से एजुकेट हुए। इन्हें भी बाद में ही पता चलता है कि ये क्या सिचुएशन है, क्या पता चला है इसके अंदर। तो एट द एंड इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि जो ये स्कूल है वो एक सिंबल है होप का भी और डिस्पेयर का भी। यहाँ पर जो क्लोन्स बच्चे होते हैं उन्हें चांस मिलता है कि वो सीखेंगे, यहाँ से वो बड़े होंगे, ग्रो अप करेंगे, फिर उन्हें उनकी मोरालिटी से कन्फ्रंट भी कराया जाता है कि ये है तुम्हारी सच्चाई। और एट द एंड हेलशम को एक ऐसी जगह के रूप में दिखाया गया है जहाँ पर पहले उन्हें एक अच्छी लाइफ दी जाती है, उन्हें ग्रो अप किया जाता है, उन्हें लोगों से कनेक्ट करवाया जाता है, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई जाती है। बट एक दिन ऐसा आता है कि जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने टीनेज में आ जाते हैं, तो वो अपने ऑर्गन्स को दान देते हैं, डोनेट करते हैं और एट द एंड मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म जेनर फिक्शन? कमेंट ऑन द फीचर ऑफ जेनर फिक्शन। इसी के और में क्वेश्चन है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डिस्टिंग्विश डिटेक्टिव फिक्शन एज अ जनरल विद इन द ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ जेनर फिक्शन? देखो, हमें बताना है कि आप पहले तो जेनर फिक्शन टर्म से क्या समझते हो, आपको इसके फीचर बताने हैं। इसी के साथ साथ आपको डिटेक्टिव फिक्शन और जेनर फिक्शन की जो कैटेगरी है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स में, उसे बताना है। सबसे पहले अगर हम जनरल फिक्शन की बात करें तो ये लिटरेचर की एक ऐसी कैटेगरी है इसमें काफी ज्यादा थीम्स होती हैं, काफी ज्यादा आप कह सकते हो टॉपिक्स होते हैं और दोनों को रिलेट किया गया होता है। जैसा कि आपको पता चलेगा अगर आपने जनरल फिक्शन ये सारी इसमें नॉवेल्स पढ़ी हैं, कुछ मिस्टीरियस नॉवल हैं, कुछ रोमांस से फुलफिल हैं, कुछ में हॉरर है, कुछ में मिस्ट्री है, तो जिसमें अलग अलग थीम्स होती है, अलग अलग कन्वेंशंस होते हैं, वो आता है आपका जनरल फिक्शन।
फिक्शन में, जिसमें थीम्स जो होती है काफी ज्यादा कम्प्लेक्स होती है, एक्सप्लोर करा जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो जेनर फिक्शन एक ऐसी टर्म है जो अलग अलग कैटेगरीज, जो लिटरेचर की अलग अलग कैटेगरीज है उसे डिफाइन करती है, और हर एक थीम का अपना एक पर्टिकुलर जनर होता है। अगर इसके फीचर की बात करें हम तो सबसे पहले आता है आपका क्लियर थीम्स। क्लियर थीम्स की बात करें तो देखो, जो जनर फिक्शन होता है इसमें जितनी भी नॉवेल्स या जो भी इसमें चीजें होती हैं उनकी जो थीम्स होती हैं वो बिल्कुल क्लियर होती है। जैसे कि अगर कोई मिस्टीरियस स्टोरी है तो आपको पता चलेगा कि वो एकदम मिस्टीरियस स्टोरीज है, उसमें जो फिक्शन है वो डिटेक्टिव है, यानी कि जासूसी वाला है, जिसमें किसी पजल को, किसी केस को सॉल्व करना होगा। इसके लिए आपको मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, आपका द साइन ऑफ 4। इसके बाद है प्रिडिक्टेबल कन्वेंशन। इसमें कुछ कन्वेंशन ऐसे होते हैं जिसके अपने सेट ऑफ कन्वेंशन और रूल्स, यानी कि जिसके अपने रूल्स होते हैं, इन्होंने पहले से अपने नियम बना रखे होते हैं, और जो राइटर्स होते हैं या जो ऑथर्स होते हैं वो इन रूल्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, और यही रूल्स एक सेंस बनाते रीडर्स के लिए कि वो फैमिलियरिटी से चीजों को पढ़ सके। जैसे कि कोई क्राइम है तो क्राइम की तरह ही उस चीज को दिखाएंगे। उसके बाद आता है स्पेसिफिक सेटिंग्स, यानी कि जिसे हम बोलते हैं विशिष्ट जो सेटिंग्स होते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमें पता चलेगा कि ये वाली जो होती है स्पेसिफिक सेटिंग्स वाली जो चीजें होती हैं वो किसी एक ही चीज को, किसी स्पेसिफिक चीज को दिखा रही होती है, किसी एक चीज को डिफाइन कर रही होती है। जैसा कि अगर हम बात करें आपकी जो एक नॉवल है नेवर लेट गो समथिंग, एक नॉवल है, तो उसमें आप देखोगे साइंस फिक्शन को दिखाया गया है, तो उसमें और कुछ नहीं, सिर्फ साइंस फिक्शन की बात की गई है कि जैसे कि या तो वो भविष्य पे आधारित होगी या फिर किसी दूसरे प्लैनेट्स की उस पर बात की गई होगी। ये फैंटेसी स्टोरीज होती हैं। इसके बाद वेल डिफाइन कैरेक्टर, ऐसी स्टोरीज में, ऐसे फिक्शन में जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें काफी ज्यादा अच्छे से डिफाइन किया जाता है। इसके अलावा इमोशनल अपील भी की जाती है इसके अंदर, चाहे कितनी भी सस्पेंसफुल या फिर मिस्टीरियस स्टोरी हो या कितनी भी अच्छी रोमांटिक टेल हो, सबके अंदर अगर रोमांटिक टेल है तो उसमें कुछ वार्मथनेस होगी, या सस्पेंसफुल है तो उसमें एक्साइटमेंट को रखते हैं ये लोग। हर तरीके के जो भाव होते हैं हमारे इमोशनल, जिस चीज से हम कनेक्ट होते हैं, वो इसमें हमें दिखाया जाता है। अब अगर डिटेक्टिव फिक्शन की हम बात करते हैं कि डिटेक्टिव फिक्शन क्या होता है, डिटेक्टिव मतलब होता है जासूसी, फिक्शन मतलब होता है उपन्यास, यानी कि एक ऐसा लिटरेचर जो सिर्फ क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन, मर्डर्स वगैरह इनके चारों तरफ ही घूमता रहे। डिटेक्टिव फिक्शन के अंदर जो भी स्टोरीज आती है उसमें किसी न किसी मिस्ट्री को, पजल्स को क्लू के द्वारा या फिर किसी भी कैरेक्टर को रख के सॉल्व करना होता है। अगर हम इसकी बात करें तो देखो, इसमें आता है सेंट्रल इन्वेस्टिगेट एलिमेंट, कि इसमें एक ही चीज होती है जो सेंट्रल, जो पूरी नॉवल की या पूरी किसी भी कंटेंट का सेंटर होती है, वो होती है इन्वेस्टिगेशन। क्यों? क्योंकि जो इसका एलिमेंट है वही इन्वेस्टिगेशन है। इसमें क्राइम की, मिस्ट्री की, मर्डर्स की, ऐसे केसेस की बात की जाती है जिसे आपको रिवील ही करना होता है, जिसे आपको इन्वेस्ट ही करना होता है। उसके बाद प्रोटैगोनिस्ट एज डिटेक्टिव, इसमें क्या दिखाया जाता है, नायक है या फिर जो भी इसमें कैरेक्टर प्ले कर रहा है रोल, वो एक जासूस ही होगा या फिर उसे जासूसी करने का शौक होगा, इस चीज को दिखाया जाता है। और वही जो कैरेक्टर होता है वो ट्रुथ को सामने लेकर आता है, ट्रुथ को अनकवर करता है और उस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करता है। उसके बाद जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो पजल सॉल्विंग टाइप होता है। जैसे कि कोई भी, चाहे मर्डर की स्टोरी है, चाहे कुछ भी है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन है, उसमें दिखाया जाएगा कि वो क्लूज पे जा रहा है, फिर ट्विस्ट आ रहा है कुछ, फिर वो थोड़ा सा चीजों को समझ रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, उसके बाद सॉल्व कर रहा है केस को। इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसमें कैरेक्टर का डेवलपमेंट भी होता है। कैसे होता है डेवलपमेंट कैरेक्टर का? देखो, जो फोकस होता है, जो स्टोरी का सेंट्रल फोकस दिखाया जाता है, वो किस पे दिखाया जाता है, सॉल्विंग द मिस्ट्री, कि मिस्ट्री को किस तरीके से सॉल्व करे। तो इससे जो वो कैरेक्टर है जो इस चीज को सॉल्व कर रहा है, उसके डेवलपमेंट को भी दिखाया जाता है कि वो पहले कैसे सोचता है, फिर उसकी पर्सनल ग्रोथ होती है, और इस तरीके से काफी ज्यादा चीजें इसमें दिखाई जाती है। ठीक है, एटमोस्फेयर और सेटिंग की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये थोड़ा माहौल पर भी ध्यान देता है। जैसे कि मान लो किसी स्टोरी में दिखाया जाता है कि क्लासिकल कंट्री है, किसी में दिखाया जाता है कि गांव का शहर है, किसी में इन्वायरमेंट को दिखाया जाता है। तो सारी जो एटमॉस्फेरिक चीजें होती है ये भी नॉवल को अपग्रेड करती हैं। उसके बाद मोरालिटी और जस्टिस को एक्सप्लोर किया जाता है, क्योंकि अगर केस सॉल्व होगा, चीजें सॉल्व होगी, तो वो मोरालिटी और जस्टिस को दिखाएगी। जो डिटेक्टिव है उसे कई बार एथिकल जो डिलेमास होते हैं उनका सामना करना पड़ेगा ना, का प्रॉब्लम या जो दुविधाएं होती है वो तो उसको भी सहनी पड़ेगी। फिर वो उस मामले को सोचेगा, उसके रिसोल्यूशन के बारे में सोचेगा, उसकी इम्प्लीकेशन किस तरीके से खत्म की जाए, ये सब सोचेगा। लेकिन ये सब एक फिक्शनल वर्ल्ड में होगा, काल्पनिक दुनिया में। ठीक है, फिर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी की अपील, यानी कि जो जासूस है वो रीडर्स को भी ये सोचने पर मजबूर कर देता है जब तक स्टोरी का एंड नहीं आता, कि हाउ टू सॉल्व दिस मिस्ट्री, कैसे इस मिस्ट्री को सॉल्व किया जाए, कैसे इसे सॉल्व किया जाए, इस केस को खत्म किया जाए। तो इस तरीके से ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो एट द एंड, इन कंक्लूजन, वी कैन से दैट कि जो जेनर फिक्शन होता है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो है थीम्स को आइडेंटिफिएबल बनाता है, कन्वेंशनल
इन्वेस्टिगेशन को बताता है। लेकिन वही हम डिटेक्टिव फिक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्राइम क्या है, क्राइम को सॉल्व कौन कर रहा है और नायक कौन है, यानी कि हीरो कौन है, इसी के चारों तरफ ये चीज घूमती रहती है। दोनों ही जो होती है, चाहे जेनर फिक्शन हो चाहे डिटेक्टिव फिक्शन हो, दोनों ही लोगों को अट्रैक्ट करती है, रीडर्स को अट्रैक्ट करती है और बेस्ट जो कहानियां होती हैं वो देती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन शेरलॉक होम्स एंड डॉक्टर वेटसन एज डिपेक्टेड इन द साइन ऑफ 4। तो ये फिर से आपके यूनिट 1 से क्वेश्चन आया है। इसमें आपको रिलेशनशिप जो था शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वेटसन के बीच में उसे बताना है। तो साइन ऑफ 4 क्या नॉवल है, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ इंट्रो में, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था हमारा। अब अगर हम दोनों के बीच रिलेशनशिप की बात कर ले तो आप देखोगे जो शेरलॉक होम्स थे वो एक एक्सेप्शनल डिडक्टिव थे जिनके अंदर काफी ज्यादा एबिलिटीज थी, जैसे कि वो काफी ज्यादा एस्टिट्यूड थे। एस्टिट्यूड मतलब चालाक होना बहुत ज्यादा। उनकी जो स्किल्स थी किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने की वो काफी ज्यादा अच्छी थी। काफी ज्यादा मिस्टीरियस चीजों को भी वो सॉल्व कर लेते थे। कहा जाता है कि वो काफी ज्यादा अच्छे डिटेक्टिव थे, बेस्ट डिटेक्टिव थे। वही हम अगर डॉक्टर जॉन वॉटसन की बात करते हैं, ये होम्स के लॉयल कंपेनियन थे। कंपेनियन मतलब उसके पार्टनर थे, एक ऐसे वफादार पार्टनर जो एंड तक उनका साथ देता है। इसके अलावा ये एक हिस्टोरियन थे, इतिहासकार के रूप में इन्हें जानते हैं। बाकी ये जो भी होम्स काम करते थे, जो भी एडवेंचरस चीजें करते थे, ये उनकी डॉक्यूमेंटिंग करते थे। कोई भी जैसे केस अगर वो सॉल्व कर रहे हैं तो ये उनका डॉक्यूमेंटिंग का काम संभालते थे। इसके अलावा दोनों के बीच जो बॉन्ड दिखाया गया है साइन ऑफ 4 में, वो काफी ज्यादा बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट ब्रदर वाला दिखाया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें अगर हम नॉर्मल से बात करें, इन दोनों का जो रिलेशन है वो इन दोनों की बातचीत से ही नॉवल में दिख जाता है कि किस तरीके से वो अपने जो होम्स है, जिस तरीके से चीजों को इंटेलेक्ट करता है, मेथड है जो उसके, तो वॉटसन जो है उनको देखकर काफी प्रभावित होता था। वो उसके ये देखता था कि वाओ, मेरे फ्रेंड का जो डिडक्टिव रीजनिंग है, जो किसी भी चीज की जासूसी करने की जो पावर है वो कितनी ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, इस चीज की वो बात करता था। इसके अलावा जो वॉटसन था वो हमेशा एडमायर रहा है होम्स के लिए, काफी ज्यादा लॉयल रहा है। हमेशा ही वो किसी भी तरीके का केस हो, होम्स का किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन हो, जो वॉटसन है वो हमेशा उन्हें फिजिकली और इमोशनली सपोर्ट करते हैं, हमेशा उनके सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं, जो वो बोलते हैं वो मानते हैं, इस तरीके से। इसके अलावा होम्स इन टर्न वैल्यूज वेटसन कंपेनियनशिप एंड प्रैक्टिकल असिस्टेंस। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो होम्स है वो भी वॉटसन जो उसे सहयोग देता है, जो उसके साथ काम करता है, उसको वैल्यू देते हैं, उसको भी महत्व देते हैं। ही रिकॉग्नाइज वॉटसन मेडिकल एक्सपर्टाइज, इंटीग्रिटी एंड अनवेयरिंग लॉयल्टी। और वो भी क्या करते हैं, वॉटसन की चिकित्सा, जो भी वॉटसन की चीजें हैं, लाइक जैसे कि वो मेडिकल एक्सपर्टाइज है, उसकी इंटीग्रिटी है, उसकी लॉयल्टी है, उन सबको पहचानते हैं। एट द एंड हम कह सकते हैं जो इन लोगों की पार्टनरशिप है ये अपनी अपनी इनकी ऑन एबिलिटीज के अकॉर्डिंग है और दोनों ही एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। इसके अलावा इनका जो रिलेशनशिप है वो चाहे हम कन्वेंशनल तरीके से जाने, इमोशनली तरीके से जाने, ह्यूमैनिटी जाने, या किसी भी अगर हम तरीके से बात करते तो दोनों का अपना अपना बेस्ट है। नॉर्मल सी चीज है। होम्स की अगर वॉटसन की हम बात करें तो जो वॉटसन होता है वो काफी ज्यादा इमोशनल रूप से कनेक्ट होता है। नहीं, अगर हम होम्स की बात करें तो वो एक इंटेलेक्ट माइंड वाला, यानी कि बुद्धि, जिसकी जो शार्प बुद्धि हो वो वाला इंसान है। वो हमेशा जो ट्रुथ होता है, जो सस्पेंस है, उसी के पीछे भागता रहता है उसको सॉल्व करने के लिए, जिसमें वॉटसन उसका बिल्कुल अनअवेयरिंग सपोर्ट करता है एंड तक, शुरू से लेके जब तक वो मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो जाती तब तक उसका सपोर्ट करता है और उस कंपेनियनशिप को आप क्या कर रहे हो आगे बढ़ाता है। द साइन ऑफ 4 देयर कोलैबोरेशन इज क्रूशियल इन सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स मिस्ट्री एट हैंड। वॉटसन स्टेडफास्टनेस मतलब होता है अटैचमेंट, जब हम किसी से अटैच हो जाते हैं। इस मिस्ट्री में दिखाया गया ये दोनों एक दूसरे से कितना अटैच है और इतनी बड़ी मिस्ट्री थी ये द साइन ऑफ 4, लेकिन इन दोनों ने इसको सॉल्व किया है। वो ट्रुथ के पीछे भागते रहे और एंड में बिकॉज ऑफ देयर रिलेशनशिप पावर, देयर पार्टनरशिप पावर, वो उस ट्रुथ को रिवील भी कर लेते हैं और उन्हें पता भी चल जाता है एक्चुअल में द साइन ऑफ 4 क्या है। तो इन द एंड, इन कंक्लूजन वी कैन से दैट कि इन दोनों का जो बॉन्ड है काफी ज्यादा डीप दिखाया गया है स्टोरी के अंदर। दोनों ही एक दूसरे की इस रिलेशनशिप में काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे पे भरोसा करते हैं और अपनी एडवेंचरस चीजों को आपस में शेयर भी करते हैं। दोनों की अपनी अलग अलग, दोनों की बिल्कुल यूनिक क्वालिटीज और स्किल्स हैं, उसकी अलग है उसकी अलग है, बट फिर भी इन चीजों से, इनके पार्टनरशिप पे, इनकी कंपेनियनशिप पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये काफी ज्यादा बेस्ट है। इसी के और में क्वेश्चन था, डिस्कस द रोल ऑफ डिटेक्टिव असिस्टेंट विद रेफरेंस टू एनी वन ऑफ द टेक्स्ट इन योर कोर्स। तो इसमें बोला आप किसी भी डिटेक्टिव असिस्टेंट की बात बता सकते हैं, आपने जितनी भी नॉवल पढ़ी है उन सब में से, लेकिन जो आपकी कोर्स में, जैसे इसमें आपकी 3 यूनिट्स हैं तो तीनों में जितनी भी नॉवेल्स हैं उनमें से किसी भी डिटेक्टिव असिस्टेंट की बात कर सकते हो। मैंने यहाँ डॉक्टर जॉन वॉटसन की ही बात करी है, आपको जो अच्छे लगता है आप उनकी बात कर सकते हो। डॉक्टर वॉटसन का क्या रोल था होम के असिस्टेंट में, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो एक नरेटर की तरह उनकी डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करते थे। क्वेश्चन में बताया ये
है कि उनके अंदर क्या वैल्यूज थी, क्या वैल्यू नहीं थी। इसमें थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा बता देती हूँ कि वो एक मेडिकल एक्सपर्टाइज थे, जो मैंने अभी इसी क्वेश्चन के और पार्ट में बताया कि वो मेडिकल एक्सपर्टाइज थे। फिजिकल कंडीशन जो होती थी विक्टिम की वो पता लगा लेते थे, जो डेथ हुई है, डेथ का कॉज क्या है, किस वजह से डेथ हुई है, इस बारे में बता देते थे। उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज थी जो होम्स की डिटेक्टिवनेस में उनकी हेल्प करती थी। जब वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते थे वो हमेशा होम्स को आइडियाज देते थे, थ्योरीज को उसके साथ डिस्कस करते थे और अपने थॉट्स को भी बताते थे और एंड तक उसका सपोर्ट करते थे। तो मैंने यहाँ पर वॉटसन को लिया है, आपको जो पसंद आए आप उसे ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को रिसॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर बच्चा ये पढ़ पाए। इस PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।